हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आनी थी 2025 की, वो आ चुकी है आप लोग के सामने। और दो सरप्राइज तो इसमें बहुत खास दिए गए हैं इंडियन ऑयल के द्वारा। सबसे बड़ी चीज तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो है, विदाउट रिटन टेस्ट के, विदाउट एनी इंटरव्यू के आपके सिलेक्शन लिए जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो हो नहीं सकती। जिन लोगों को अप्रेंटिसशिप करनी है इंडियन ऑयल से, तो ये चीजें बहुत अच्छी है उनके लिए। वैकेंसी भी मल्टीपल बहुत ज्यादा आई हुई हैं और कोई रिटन टेस्ट या एग्जामिनेशन इंटरव्यू नहीं देना है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा इतने सारी यूनिट्स ने एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं अपने अपने। तो आप लोग सबको देखने जाओगे तो कंफ्यूज होगा कि किस में अप्लाई करें किस में ना करें। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। एक ही वीडियो में मैंने सारे को कंपाइल करके सारी पीडीएफ खुद से जनरेट कर ली है। तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताया हूँ क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है। दो चीजें और इसमें ध्यान रखनी है। दो स्टेप में फॉर्म अप्लाई करने को बोल दिया गया है। तो आप लोग जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, दोनों स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं पूरा डिजिटली आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, कोई पॉइंट मिस आपका नहीं होगा। फिर आप डिसाइड करिएगा किस यूनिट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो समझते हैं। तो आपके सामने पूरा पीडीएफ में खुद से जनरेट करके ले आया हूँ, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस यूनिट में कितनी वैकेंसी आई है। फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी कितनी आई है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे अपने पानीपत रिफाइनरी के बारे में, जो हरियाणा में आप लोग जानते हैं। तो उसमें जो केमिकल की वैकेंसी आई है वो 165 वैकेंसी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी वैकेंसियां कभी अप्रेंटिसशिप में आती है। ज्यादा से ज्यादा 50 आती थी, 60 आती थी, 70 आती थी, इससे ज्यादा कभी नहीं आती थी। बट 165 वैकेंसी आई है केमिकल में। ध्यान देना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड फिर से दिखा है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तीन में तो कोई डाउट नहीं है, वहां कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात जो आ गई है केमिकल टेक्नोलॉजी की, तो जब पहले एकदम पहले लिया जाता था इंडियन ऑयल में, तो वो केमिकल टेक्नोलॉजी लिखता था तो सबको लेता था। बीच में जैसा आप लोग को पता है केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम पे फर्टिलाइजर वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो अभी जो E0 वाला फॉर्म आया तो उधर एक्सेप्ट कर लिया गया फर्टिलाइजर वालों को। फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है केमिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ लिखा है। और एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या साफ साफ लिख दिया है कि दूसरा स्पेसिफिक ब्रांच या कोई रिलेटेड सब्जेक्ट जो आप लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ऐसे करके बोला गया है। तो मैं तो आप लोग को ये सजेशन दूंगा, फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिएगा। कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना, इंटरव्यू नहीं देना, तो टेंशन नहीं। अगर वो इसमें फर्टिलाइजर को एक्सेप्ट करते हैं तब तो आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं भी करते हैं तो एक बार पहले बात होगी, फिर कोई डिसीजन होगा। तो आपको रिटर्न तो देना नहीं है, बस फॉर्म फिल कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि फर्टिलाइजर वाले बच्चे भी और रबर प्लास्टिक वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है ना। दूसरे मैकेनिकल का जो है, ये अपना टेक्नीशियन अप्रेंटिस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ध्यान रखना है। मैकेनिकल वालों के लिए 50 वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 130 130 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 140 वैकेंसी ओनली सिर्फ आई है, सॉरी। और जो वहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस होने वाले हैं, जिसमें हम बीएससी में क्या मांगते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो ऐड किया गया है, उसमें क्या है, 130 वैकेंसी आई हुई है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। जिनको अप्रेंटिसशिप करना है उनके लिए तो इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, केमिकल प्लांट ऑपरेटर जो होते हैं उसी पे अप्रेंटिस कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है, मथुरा रिफाइनरी में क्या क्या वैकेंसी है, इधर देख लीजिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इधर से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दो जगह से नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। केमिकल वाले मथुरा में कितना, 34 वैकेंसी आई है। मैकेनिकल वालों के लिए 23 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 23, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 23। ये तीनों अदर ब्रांच जो है वहाँ 23 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिए कोई भी यूनिट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है हमारा, कोई भी उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, और जो यहाँ पर ऑपरेटर के लिए निकाला गया वो उसमें 30 वैकेंसी फिर से आई हुई है। ठीक, बीएससी वालों के लिए। बढ़ते हैं अब गुजरात रिफाइनरी की तरफ, वहां कितनी वैकेंसी आई है। केमिकल की वहां पे 114 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा है, आप टेंशन मत लीजिए। एंड मैकेनिकल वालों के लिए 77, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 96, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 49 वैकेंसी। ठीक, और यहाँ प्लांट जो केमिकल प्लांट ऑपरेटर है उनका क्या है, 114 वैकेंसी है, 114 वैकेंसी।
बढ़ते हैं अगले रिफाइनरी की तरफ। हल्दिया रिफाइनरी क्या बात कर रहा है, कितनी वैकेंसी की? केमिकल वालों के लिए 70 वैकेंसी आई हुई है, मैकेनिकल वालों के लिए 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 20 वैकेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 7 आया है। डिपेंड कर रहा है कि यूनिट का प्रोडक्शन रेट कितना है, कितना कैपेसिटी है यूनिट का, उसी हिसाब से उन्होंने अप्रेंटिसशिप वैकेंसी डिसाइड की है। मोस्टली देखने में ऐसा ही लग रहा है। एंड जो ट्रेड अप्रेंटिस की बात है उसमें 50 वैकेंसी अपने आए हैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए, जो बीएससी कैंडिडेट किए हुए हैं। अब बढ़ते हैं पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा वाले में क्या बात किया गया है। केमिकल में 70 आया हुआ है, मैकेनिकल में 50, इलेक्ट्रिकल में 80। ये ध्यान देने वाली बात है, इस बार इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी बहुत बढ़ा दी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 आया हुआ है और ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए 130 वैकेंसी आई है सिर्फ पारादीप में अकेले। ठीक, बढ़ते हैं अगले रिफाइनरी की तरफ। अगला रिफाइनरी क्या है, बरौनी रिफाइनरी। बरौनी रिफाइनरी में केमिकल का कितना है, 18, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैकेनिकल वालों के लिए 18, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 18 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 17 वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो अपना ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट है बीएससी वाला, उनके लिए 177 सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे वैकेंसी आई है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। अब आगे अपना गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए देख लेते हैं क्या क्या बात किया गया है। केमिकल में 20 आया हुआ है, मैकेनिकल में 11, इलेक्ट्रिकल में 11 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 4। वही डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन रेट है उस रिफाइनरी का, उसी बेस पे किया गया है। एंड जो हमारा ट्रेड अप्रेंटिस है वहां पर बीएससी वालों के लिए 17 वैकेंसी, मतलब 17 वैकेंसी आया हुआ है। ये सब मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी हो। ऐसे आप 8 रिफाइनरी के 8 पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इसमें एक ही पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिगबोई रिफाइनरी के बारे में क्या बात किया है। केमिकल में यहाँ पर 11 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 30 वैकेंसी है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल में 10 है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 वैकेंसी यहाँ पे आया है। एंड बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी फिर से यहाँ पे आया है। अब बात करते हैं लास्ट रिफाइनरी की, बैंगनगॉन की। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल का 16 आया है, मैकेनिकल का 22 आया है, इलेक्ट्रिकल का 17 आया है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 वैकेंसी आए हुए हैं। और जो ट्रेड अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है बीएससी वाले, उनके लिए 45 मतलब 45 वैकेंसी आया हुआ है। ये तो डिटेल में होगा कि कौन कौन से यूनिट में कितनी वैकेंसी आई है। इससे आपको एक फायदा मिलेगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, अपनी परसेंटेज के हिसाब से, जहां वैकेंसी ज्यादा हो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईओसीएल और क्या क्या चीजें हमें बताया, क्या क्या करना है। तो किसी एक आईओसीएल का आप रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लिया है पानीपत रिफाइनरी का, आप किसी से भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट क्या करना है, सब में सेम ही लिखा हुआ कंटेंट। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट कल आ चुका था। जो आईओसीएल है ग्लोबल 500 कंपनी में लिस्टेड है, आपको पता है आजकल बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, अप्रेंटिस एक्ट 1967, 1961 एंड 1973 के अंडर में ये अप्रेंटिस कराया जा रहा है। ये जो ट्रेनिंग कराई जाएगी आप सबको पता है 1 ईयर के लिए कराई जाती है, तो क्लियर मेंशन है कि 12 मंथ के लिए कराई जा रही है। बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्रांच है जिनके लिए 15 मंथ का कराई है, जैसे सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है, और सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है लोकेशन अलग है, पानीपत एंड दिल्ली, इनका 15 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है, ना कि 12 मंथ। ओके, बाकी सबका 12 मंथ आप एक क्लियर से देख सकते हैं, सबके लिए 12 मंथ का बताया गया है। डिसिप्लिन कौन कौन से आए हैं, जैसे आपको पता बीएससी वाले कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, और जो लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐसा है जैसे बीए बीएससी बीकॉम भी कर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस में, जो जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाले में इनमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सेम जो लोकेशन वाइज है, बीए बीएससी बीकॉम कर सकते हैं। ये जो ट्रेड अप्रेंटिस में अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है उसमें 3 ईयर आपने बीकॉम किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आया है जो 12th पास कैंडिडेट है। उसके बाद क्या है, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, बट स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी 12th पास प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इतने टाइप के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, 12th किया हुआ, बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, और आपका डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई आपने किया हुआ है, और बीएससी किया हुआ, इतने क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, अब बात आती है एक्चुअल में कि कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट में चीजें बताई गई, जो आपको एकदम ध्यान से पूरी तरह से सुनना है, क्या क्या करना है। जो यहाँ पे सीट बताई गई है वो टेंटेटिव है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो ये मान के मत चलिएगा अगर 20 है तो 20 ही होगा, हो सकता है वो 18 भी हो सकता है वो 25 भी हो जाए। ठीक, एक चीज यहाँ पे बताया गया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात किया गया कि क्या क्या होना चाहिए।
तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट पास हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो अभी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए, वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग अभी अपीयरिंग में है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लास 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो आपका हो वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एससी कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क है, 50% है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब क्या बोला गया कि जो आईटीआई लोग क्वालिफाई किए हैं वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट कोर्स। और कहाँ से होना चाहिए? एनसीवीईटी और एनसीवीटी से सर्टिफाई होना चाहिए। जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन या आईटीआई किए हुए हैं वो वही लोग ओनली एलिजिबल हैं जो मेन सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है, डिप्लोमा ग्रेजुएट या आईटीआई जो सब्जेक्ट बताया गया है या जो डिसिप्लिन बताया गया, देखो साफ साफ लिखा है, जो ब्रांच बताया गया या जो सब्जेक्ट बताया गया वही अगर मैच करता आपको तभी ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि हमारा सेम क्वालिफिकेशन है, लगभग लगभग मैच करता है सब्जेक्ट। साफ साफ बोलना चाह रहा वो कि केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर के लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है, मुझे एकदम पता है ये फर्टिलाइजर वाले बच्चों के लिए ही ये पॉइंट ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि नो क्लेम ऑफ पोजीशन इक्विवेलेंस, मतलब कोई भी जो सेम चीज है उसको हम नहीं मानेंगे। इक्विवेलेंस या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन सेल बी एंटरटेन, हम जो लिखे हैं बस वही हमें चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, इनका यही मतलब है, ये 2 पॉइंट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है? जो लेटरल एंट्री से किए हुए हैं क्लास 12th या आईटीआई वो भी एलिजिबल है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों के बाद ये चीजें बताई गई हैं। अब क्या है हमारा, जो क्वालिफिकेशन एक्वायर आपने किया है अगर वो पार्ट टाइम है या डिस्टेंस लर्निंग है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है। हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिन्होंने बी किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, सीए किया है, एलएमबी किया, मतलब हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं है इस अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अगर जो सुटेबल डिक्लेरेशन जो दिया गया है आपको, लास्ट में एक पेज दिया गया डिक्लेरेशन के लिए, वो आपको फिल करके सबमिट करना है ऑनलाइन ही आईओसीएल के वेबसाइट पर, मैं आपको बताऊंगा कहाँ करना है, ठीक है। जिन कैंडिडेट ने 5 ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है अपने क्वालिफिकेशन का, सपोज करो किसी ने 17 में किया, आज कितना चल रहा है, 25 चल रहा है, तो कितना ईयर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अगर 5 ईयर से ज्यादा उनके पास हो गया है, डिग्री क्वालिफाई किए, तो वो अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है, ठीक। अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया और अदर ट्रेड में अप्लाई किया, मान लो कोई डिप्लोमा किया केमिकल में, वो मैकेनिकल में भी कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने केमिकल किया और साथ में इलेक्ट्रिकल भी कर दिया गलती से, तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ये बता रहा है। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम 18 है, 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम 24 ईयर, 24 साल के होने चाहिए। बट ये किनके लिए क्राइटेरिया है? जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और ये कब तक के लिए वैलिड है? 30/11/2025 तक। अगर आप 24 से अंदर हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो गवर्नमेंट के जो रूल है 3 ईयर्स 5 ईयर वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। क्लास हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से आपकी एज डिसाइड की जाएगी, आपको पहले से पता है। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। सिलेक्शन मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार सबसे बड़ा चेंज किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। नो रिटन टेस्ट, साफ साफ आईओसीएल ने बोल दिया कोई रिटन टेस्ट नहीं कराया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा, सीधे आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, ठीक है। अप्लाई करने के बाद वो लोग सिलेक्शन लेंगे, अभी बताते हैं किस बेस पे करेंगे, आपको ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है अपने आप को एनएटीएस या एनएपीएस पोर्टल पे, उसके बाद अप्लाई करना है आईओसीएल के साइट पे। ये 2 स्टेप बताए गए हैं, एक पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एनएटीएस में, दूसरा जाके फिर इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे वो लोग, अगर बात है कि रिटन टेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे, वो करेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिस्क्राइब ऑर्डर। मतलब आपने अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर या ईयर वाइज कहीं पे है तो वो कितना ज्यादा परसेंटेज किसने सबसे ज्यादा पाया हुआ है उसके बेस पे, जिसके ज्यादा नंबर रहेंगे उसके बेस पे। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के वो काउंट करके एग्रीगेट मार्क्स ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सपोज करो एक बार कि किसी का टाई हो गया, 2 बच्चे हैं जिनका परसेंटेज सेम हो गया, तो उनका कैसे करेंगे, उनका देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा बड़ा है, किसी का 97 है, किसी का 95 है, तो 95 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको माना जाएगा।
सपोज करो कि डेट ऑफ बर्थ भी उस बच्चे का सेम होगा, डिप्लोमा का रिजल्ट भी सेम है, मार्क्स भी सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उसका मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल में जो मार्क्स रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, उसके बेस पे उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इस बार रिटर्न नहीं है तो ये चीजें ज्यादा वैल्यू रखेंगी। बाद में ये मत कहिएगा सर उस लड़के का इतना नंबर था, मेरा उससे ज्यादा था फिर भी हो गया, कुछ ना कुछ टेक्निकल उन्होंने लगाया होगा मेथड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है जो सबसे मेन है, उसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उससे प्रूव होगा आपका। ठीक है, अगर आपने 12th किया है तो 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आईटीआई किया है तो आईटीआई का मार्कशीट, एंड डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्कशीट, यहाँ पर बीएससी की बात कर रहा होगा वो। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा या बीएससी कैंडिडेट है जिस डेट को उनका मार्कशीट पब्लिश हुआ है वो वाला सर्टिफिकेट उनको मिलना चाहिए कि किस डेट को आपने पास आउट किए है इस कॉलेज से। उसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या डिसेबल से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो आप एनएटीएस और एनएपीएस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड एप्लीकेशन डिटेल भरेंगे उसका प्रिंट लेके आप अपने पास जरूर रखिएगा क्योंकि उसको सबमिट भी करना है आईयूसीएल के पास। ठीक, मेडिकल होगा क्योंकि आपको पता है कि ये सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल कराया जाएगा, अगर मेडिकली आप फिट पाए जाते हैं, अगर कलर ब्लाइंडनेस या कोई परमानेंट डिजीज आपको नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऑफर वही बोलना चाह रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो गया है, प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस अगर आपका सही से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑफर लेटर भेज दिए जाएंगे आपके घर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बच्चों को पता होना चाहिए कि कितना स्टाइपेंड हमें मिलेगा, तो पर मंथ आपको दिया जाता है अप्रेंटिस एक्ट 1961, 1973 और 1992 के अकॉर्डिंग। अब ये लोग इस बार डिसाइड करेंगे कि इस बार अप्रेंटिस में कितना पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इतना हम देंगे, पहले क्या होता था बताया जाता था कि इतना दिया जाएगा। ठीक है, लीव एंड हॉलीडे के बारे में बात करें कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तो जनरल लीव आपको 32 दिए जाएंगे और 8 दिन आपको क्या है मेडिकल लीव दिए जाएंगे और कैजुअल लीव आपको 12 दिन दिए जाएंगे। बहुत छुट्टी होती है, आप टेंशन मत लीजिएगा, इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब बताएं कि कैसे अप्लाई आपको करना है, यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म। यहाँ गलती कर दी है तो जितना पहले सुने थे सब बेकार हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट कल से हो चुका है 28 तारीख से लेके अगले दिन अगले मंथ में आपको 18 तारीख तक, बट लास्ट डेट का वेट नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो रश ज्यादा हो जाएगा तो फॉर्म हो सकता है आपका छूट जाए। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, आपको अप्लाई करना है जो है एनएटीएस पे अपना एनरोलमेंट नंबर ले लेना है, क्योंकि अच्छे से अप्लाई करिएगा, अपने प्रोफाइल को 100% फिल कर दीजिएगा, कुछ बचा नहीं रहना चाहिए। अब बात आई स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, एनएटीएस या एनएपीएस के साइट पे जाके आपको एप्लीकेशन जो आया हो उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहला स्टेप यही है आपका। ठीक, दूसरा नंबर पे क्या करना है आपको, ये आपको स्टेप हो सकता है मांग ले कि पारादीप या जहां से आप भर रहे हैं उसका स्टेब्लिशमेंट आईडी क्या है, तो सभी का दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। स्टेप 2 में क्या करना है, जब आप एनएटीएस में रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं फिर आपको इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाना है, यही वेबसाइट है इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट.इन पे जाना है आपको। वहां पर 2 स्टेप आपको दिए गए, वो दोनों स्टेप आपको कंपलसरी फिल करना है, एक एनएटीएस का एक आईओसीएल का, दोनों फिल करेंगे तभी आपको फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, जो उसमें सबमिट कर दे वो सबमिट हो गया, कुछ ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है। ठीक है, अगर आप फॉर्म को अधूरा अधूरा छोड़ देते हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी सहूलियत नहीं दिखाई जाएगी आपके ऊपर। जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको आप अपने रेफरेंस के लिए रख के रखिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप प्रोड्यूस कर सकें कि मैंने देखिए सर ऐसे पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल किया था, ताकि कोई ये ना कर सके आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया था इसलिए आप रिजेक्ट हैं। ठीक है, तो अपने पास रेफरेंस के लिए वो फॉर्म रख लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, रिजल्ट्स आपके सभी ओरिजिनल होने चाहिए, जेरोक्स को वैलिड वो लोग नहीं मानेंगे, तो आपके पास ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। फॉर्म स्टार्ट कल से मैंने बता दिया हो चुका है, ज्यादा डिले मत करिएगा, आज ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट है 18/12 को, 18 दिसंबर को लास्ट डेट है। इसका जो क्या होने वाला है कि जो लिस्ट आएगी किनके किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 27/12 तक आ जाएगा, और जो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे वो जनवरी में शुरू करेंगे, 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के लगभग 1 वीक में वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में था कि आपको क्या करना है। एक ये एनेक्सर उन्होंने दिया है कि जो बच्चे पहले से अप्रेंटिस कर चुके हैं या कर नहीं किए हैं फिर भी वो लोग अपना यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कि कौन फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप कर रहा है, कौन उससे पहले कर चुका था वो भी आपको बताया गया है। इस उसके बाद साइन करके अपना नाम और एनएटीएस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करके स्कैन करके अपलोड आपको करना रहेगा आईओसीएल की साइट पे। ठीक,
ये फॉर्म बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो ये पूरा डिटेल आपको इंडियन ऑयल के बारे में था। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें। जो बीएससी किए हुए हैं, 12th किए हैं, सभी लोग के लिए मौका है अच्छा। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपको पता ही है इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती। तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता है, कहीं भी आप जाएँगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू।